वित्त मंत्री को जो एक सुझाव सेना की तरफ से आप देना चाहेंगे? अगले साल क्योंकि 7th पे कमीशन की आप बात कर रहे हैं तो उस समय ज्यादा पैसा नहीं होगा, एक सुझाव इस वर्ष के लिए। अरुण जेटली रक्षा मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं। जिस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दी है, प्राइम मिनिस्टर ने और डिफेंस मिनिस्टर ने जगह जगह पर गए भी हैं, पिछले 4 हफ्ते या 5 हफ्ते में जो उन्होंने कार्रवाई दिखाई है उससे हमको काफ़ी उम्मीदें आती हैं। और एक आदमी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिनिस्ट्री की है, तो वो यकीन से देखेगा कि मुझे क्या क्या ज़रूरतें, मेरी प्रायोरिटी हैं। इन्होंने मीटिंग की हैं तीनों चीफ्स के साथ में, कई मीटिंग्स उन्होंने रक्षा मंत्रालय में भी की हैं, तो उससे हम लोगों की उम्मीद बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनके जो कुछ अच्छे विजन दिखाए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमको ना सिर्फ सेल्फ रिलायंट होना चाहिए पर हमको हथियार एक्सपोर्ट भी करने चाहिए। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि अगले बजट में वो इन चीज़ों के ऊपर कैसे अमल करते हैं। एक दो और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं कि हम देश की सुरक्षा को और मजबूत बढ़ाएंगे, अपनी डिटेरेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो अब सारे देख रहे हैं, हम भी जो पुराने फौज वाले हैं या बाकी पब्लिक भी देख रही है कि होता क्या है इसके बीच में, और कि उसको वो कर पाएंगे कि। दूसरी एक और मैं बताना चाहता हूं कि अभी इस साल 7th सेंट्रल पे कमीशन आएगा। अगले साल आपका जो रेवेन्यू का खर्चा है, जो पे एंड अलाउंसेस का खर्चा है, इस वक्त आर्मी 57%, 57% जो उसका खर्चा है वो सिर्फ पे अलाउंसेस के ऊपर जाएगा। अगले साल से वो और भी बढ़ जाएगा। तो ये साल है जब आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो अपनी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, उसके ऊपर ज़्यादा पैसा दे सकते हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि हमको उम्मीदें हैं, और जो उन्होंने अभी दिखाया है उससे लगता तो ये है कि, लेकिन सबसे बड़ी बात वही आती है कि अगर आप 2,25,000 रुपया या उससे ज़्यादा दे भी, तो उसमें कैपिटल मॉडर्नाइजेशन के ऊपर कितना दें, और प्रोसीजर्स उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे वित्त मंत्री के लिए एक सुझाव नहीं कर पाए। जी, एक तो प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। एडमिरल अरुण प्रकाश, इंडिजनाइजेशन की बात की जनरल मलिक ने। नौसेना की अगर बात करें तो इंडिजनाइजेशन में कहा जा रहा है कि नौसेना सबसे आगे है। इंडिजनाइजेशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद कर चुके हैं। क्या डीआरडीओ से हटकर प्राइवेट सेक्टर को भी अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आने की जरूरत है, और इस पर वित्त मंत्री को जोर देने की आवश्यकता है? वो रक्षा मंत्री भी है। देखिए, ये बहुत शर्मनाक बात है कि 60-70 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, और हम दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के इंपोर्टर हैं। जहां की चीन जो है वो 5वां बड़ा एक्सपोर्टर है, पाकिस्तान ने भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत निराशा की बात है कि डीआरडीओ को चांस मिला लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिखाया। हमारे डिफेंस पीएसयू जो हैं उन्होंने भी कुछ करके नहीं दिखाया। तो अब टाइम आ गया है कि कुछ ड्रास्टिक स्टेप लिए जाएं। तो पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर में जिसमें बहुत टैलेंट है, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है काम करने का, उनको इजाज़त देनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें डिफेंस प्रोडक्शन में। दूसरी बात, हम एफडीआई की बात सुन रहे हैं। एफडीआई थोड़ा नाजुक मामला है, उसको सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन इस समय हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 100% बाहर बनता है और बाहर से आता है, और वो कभी भी बंद हो सकता है। अगर एक जहाज, और 1998 में ऐसा हो चुका है कि जब पोखरण में परीक्षण किए सैंक्शंस लग गए, और अगर वही हवाई जहाज या तोप गुड़गांव में या फरीदाबाद में बनानी शुरू कर दें तो कुछ हमें अश्योरेंस तो होगी कि ये नहीं होगा, और 10 साल के बाद हमारे लोग भी सीख जाएंगे कि ये तोप या जहाज कैसे बनाना है। तो जो एफडीआई की ऑपोजिशन करते हैं उनको ये सोच समझ के करना चाहिए। तो 2-3 बातें हैं कि एक तो प्राइवेट सेक्टर को आने दें, दूसरा एफडीआई को आने दें, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ इतना विस्तार ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे साइंटिस्ट किसी से कम नहीं है, तो उसको भी थोड़ा रीऑर्गेनाइज करें कि कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें 67 साल के बाद। कि क्यों हम एक राइफल तक नहीं बना सकते? और ये बिल्कुल जायज सवाल है एयर चीफ मार्शल कृष्ण स्वामी कि हम लोग आज के दिन भी कार्बाइन, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सेना, और कार्बाइन भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, राइफलें और पिस्तौलें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। हम चांद पर पहुंच रहे हैं और ये हथियार नहीं बना पा रहे हैं। This is also a matter of policy.
ये देखिए ना, एक तरफ हम कहते हैं भैया DRDO में कुछ बन नहीं रहा, हमारे PSC में कुछ बन नहीं रहा, दूसरी तरफ से हमारे नेशनल पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है क्या एक्सपोर्ट करें क्या नहीं एक्सपोर्ट करें। अब आप देखिए साउथ कोरियन, आप इंटरनेट में देखिए, साउथ कोरिया इज एक्सपोर्ट्स phenomenal amount. They say they are self-sufficient by 70%. आप उनकी products देखिए, it is the same thing as what we produce, and much of it is license produced. अगर हमारे license जो है, we can't export. License ऐसे किया है कि अपनी policy के प्रकार कि जो हम बनाते हैं यहाँ पे, वो हम export नहीं कर सकते जब तक ये हमारा design अपना होगा। ये अपनी पॉलिसी ऐसे ही रहा इतने साल। तो उसी में अगर आप कहने लगे इनके पास कुछ नहीं है, वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास है, उसी में सुधार और परिवर्तन लाने की जरूरत है ताकि हम उसे अगले स्तर तक लेके जा सके। जनरल मलिक, निर्यात इसमें और यहां से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की तरफ से अगर यही दिशा निर्देश आए कि हम निर्यात कर सके तो हो सकता है वी विल आल्सो कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो विजन स्टेटमेंट हमारे सामने है कि हमको 70% जो हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट है उसको इंपोर्ट करते हैं, आपने उसको हटाना है और एक्सपोर्ट करने की तरफ ध्यान दें। तो पहले तो हमारी एक पॉलिसी साफ होनी चाहिए, डिफेंस इंडस्ट्री प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, दैट मस्ट कम आउट प्रॉपर्ली अलॉन्ग विद द विजन। मैं एक और सुझाव देना मांगता हूं, वो ये है कि इस वक्त वेपन डेवलपर, वेपन मैन्युफैक्चरर, वेपन सेलर और वेपन यूजर, ये सब के सब एक ही मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्रालय में बैठे हुए हैं। और जो जिसकी ताकत आती है वो उतना बढ़ा देता है, जो काम करता है तब भी हमको लेना पड़ता है, जो काम नहीं करता है तब भी हमको लेना पड़ता है। दैट इज द मेन रीजन वाई वी हैव नॉट बीन एबल टू करेक्ट दिस सिचुएशन। तो इसको ठीक करने के लिए मेरा सुझाव ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को अलग हटाओ, डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अलग करो, इंडिपेंडेंट बनाओ, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज दो, लेट देम कम्पीट विद प्राइवेट सेक्टर, एंड जो जायज़ बनती है, कीमतें बनती हैं या मॉडर्नाइजेशन होती है, सिर्फ वही इस्तेमाल करने दो फोर्सेस को। लेकिन ये जबरदस्त विरोधाभास है कि हम लोग एम्यूनेशन खुद भी बनाते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं बना पाते हैं, वो एम्यूनेशन नहीं बना पाते जो हमारी सेनाओं को चाहिए। और इसीलिए कि पूर्व सेना अध्यक्ष इस तरह की चिट्ठी लिखते हैं कि मेरे पास 3 दिन का असला नहीं है लड़ने के लिए। क्वालिटी इंप्रूव तभी होगी जब कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन नहीं है और आप यूजर को कहते हो कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो क्वालिटी के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप? जी, एडमिरल अरुण प्रकाश, कुछ समय पहले जनरल दीपक कपूर जब वो सेनाध्यक्ष थे तो उन्होंने एक 2 फ्रंट वॉर की बात की थी, और उस 2 फ्रंट वॉर के लिए क्या हमारे देश की तीनों सेनाएं इस समय सक्षम आदमियों के मनोबल, मोराल की तरफ से नहीं, इक्विपमेंट की तरफ से तैयार हैं? और उसके आगे अब बात की जा रही है 2.5 फ्रंट, पाकिस्तान, चीन और अंदर आतंकवाद। देखिए, मनोबल वगैरह की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे जवान आपने देखा है उनकी परफॉर्मेंस, तो जो भी चुनौती आएगी उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं फिर उसी बात पे वापस आता हूं कि ऑर्गेनाइजेशनली दुनिया की सब सेनाएं जो हैं वो इंटीग्रेट हो गई हैं। पहले हर देश में सेना और मिनिस्ट्री एक होती है, अलग अलग नहीं होती। यहां दिल्ली में मिनिस्ट्री अलग है और 3 सर्विस हेडक्वार्टर्स अलग हैं। केवल नाम कर दिया इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, इंटीग्रेटेड सिर्फ नाम के लिए है। तो उनमें बातचीत फाइलों के जरिए होती है, हर निर्णय महीने लग जाते हैं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, सालों लग जाते हैं। तो पहले रक्षा मंत्रालय और सर्विस हेडक्वार्टर्स में बहुत गैप है। दूसरा, 3 सेनाएं जो हैं वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए की तैयारी करते हैं। ये तो मंच पर भी नजर आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो उनके प्लान्स अलग हैं, इक्विपमेंट अलग है। पूरी दुनिया में इसका नाम है जॉइंटमैनशिप, और बार बार सरकार को याद दिलाया गया है, कई कमेटियां बनी हैं, टास्क फोर्सेस बनी हैं कि जॉइंटमैनशिप होनी चाहिए, लेकिन कई दिशाओं से उसकी ऑपोजिशन आती है। तो जब आप 2 फ्रंट या 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो अलग अलग सेना, हर सेना तैयार है, लेकिन
जॉइंटमैनशिप, सिनर्जी होनी चाहिए। अगर सिनर्जी नहीं है तो वही बात आती है, जितना भी आप पैसा खर्च करेंगे डिफेंस बजट पे, उसमें काफी वेस्ट होगा, डुप्लीकेशन होगी। हर साल रक्षा बजट पिछले वर्ष से ज्यादा आता है, क्यों है ये कमियां, क्यों नहीं हम खरीद रहे हैं ये चीजें? हर साल रक्षा बजट तकरीबन 9-10% ज्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो रेवेन्यू में कट जाता है और मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत कम रह जाता है, और जो रह जाता है वो हमारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि हम वो उसका इस्तेमाल नहीं पूरा कर पाते। तो आपने ये भी देखा होगा कि हर साल में जो हम बजट का कुछ हिस्सा वापस दे देते हैं क्योंकि हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। तो इसमें जो बड़ी अड़चन है वो मैं समझता हूं पैसे की कम है, हमारे प्रोसीजर्स की ज्यादा है। एक समय यह कहा जाता था कि इस पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना सबसे ताकतवर नौसेना है। क्या एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या पनडुब्बियां, क्या डिस्ट्रॉयर्स, क्या फ्रिगेट्स, वी हैव द बेस्ट, हमारे पास सब कुछ था और सबसे अच्छा था। एक स्थिति यह आई कि पनडुब्बियां हमारी हार्बर में गिरने लगी और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी को त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसी दयनीय स्थिति, ऐसी निस्सहाय स्थिति नौसेना की क्यों होती जा रही है? प्रॉब्लम है वो पैसे की नहीं है। ये जो इंटरिम बजट थी उसमें 2 लाख करोड़ सैंक्शन किया गया, आने वाली बजट में शायद 2.5 लाख करोड़ होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा में नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे ढांचे गलत हैं, हमारी संस्थाएं जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की संस्थाएं हैं। तो इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आने वाला। एडमिरल जोशी ने इस्तीफा दिया तो क्या हुआ? सरकार ने कुछ रवैया बदला क्या? तो जब तक हम अपने ढांचे नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी संस्थाओं में सुधार नहीं लाएंगे, और हम 67 साल से कह रहे हैं कि कुछ चेंज होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। सरकारों ने खुद कमेटियां बनाई हैं, टास्क फोर्सेस बनाई हैं, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी हैं उनको लेके अलमारी में फेंक दिया है, तो कोई चेंज नहीं आया है। डिफेंस बजट जो है उसको कहा जाता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, वो किसी प्लान में नहीं आता है। तो रक्षा जो भी वित्त मंत्री है वो हर साल नई बजट देता है, एक साल में कोई प्लान नहीं इंप्लीमेंट हो सकता। तो फौज जो है वो 15 साल का प्लान बनाती है, LTIPP, उसमें से 3 5 ईयर प्लान बनते हैं, उनमें से कोई प्लान भी सरकार अप्रूव नहीं करती। तो सरकार के हाथ तो बिल्कुल खाली हैं, साफ हैं। तो जो कठिनाइयां आती हैं वो सेना को आती हैं। तो जब तक ये इस सिस्टम को चेंज ना करेंगे, आप कितना भी पैसा डाल दीजिए डिफेंस बजट में, कुछ चेंज नहीं होने वाला। मनोबल के सहारे कब तक युद्ध लड़ेंगे? आप कुछ भी बात करो, सीने पर मगर गोली खाएंगे, मनोबल ऊंचा रखेंगे, लेकिन आधुनिक हथियार नहीं खरीदेंगे। आप कुछ भी कहो, मगर ये तो दिस इज अ प्रोजेक्शन, इज एन आर्ग्यूमेंट। अगर कुछ नेबुलस आइडिया लेके आप आर्ग्यू करो कि हमारे पास कुछ हथियार नहीं है, अरे साहब हद हो गई, हमारे पास 220 और सुखोई 30 है हमारे पास, और आप बात कह रहे हो मिग 21 के, और एक मिग 21 इज वेज समथिंग लाइक 9 tons और 7-8 tons, और मिग 27 वेज 37-38 tons। इट्स अ ह्यूज मशीन। और आज है कि अगर मिग 21 के बाद दूसरा क्या मिग 22 आएगा? माना सुखोई 30 है आपके पास, कहने बात भारतीय वायुसेना का मेन रोल आप क्या देखते हैं? भारतीय वायुसेना एक स्ट्रैटेजिक एयरफोर्स है, एक टैक्टिकल एयरफोर्स है। भारतीय वायुसेना कहां लड़ने जा रही है, क्या भूमिका निभाएगी? We have to go back to the history. When the British left, we were not supposed to have any offensive weapon because we were a colony. हमारे से यहां से जो जहाज बर्मा जहां भी गए थे, all had only a defensive weapon, and the first time they went and bombed there. हमारे आप देखिए, the entire focus was defense. Mr. What's his name? Jaswant Singh has written a book on that. But slowly it has changed. It has changed dramatically after somewhere 65-71 war. नहीं, लेकिन अगर आज के परिपेक्ष की बात की जाए, आज के परिपेक्ष में जनरल मलिक, strategic force is a concept. If today we have a nuclear weapon and we have the country has strategic weapons. Now whether each of the service has its own strategic elements.
Therefore, I can't say, therefore, Air Force is a strategic force, but it's a multiple force. लेकिन तीनों सेनाओं को एक साथ मिलकर लड़ना होगा, और यही शायद समस्या आ रही है कि तीनों अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग पैसा खर्च करने की बात करते हैं। जनरल मलिक, यही समस्या क्या इस समय हमारे देश में आ रही है कि अगर वित्त मंत्री पैसा दे भी तो कहां दे, किसको दे, कितना दे? एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है इस समय। हमारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तानी आतंकवादी है, या फिर चीन है? आपने 2-3 सवाल इकट्ठे कर दिए। सबसे मैं पहले आपका जो आखिरी वाला सवाल है उसको देख, पाकिस्तान और पाकिस्तानी टेररिज्म के, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी टेररिज्म के बीच में प्लीज फर्क मत देखिए। ISI इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ISI का जो हेड होता है वो हमेशा पाकिस्तान आर्मी का ही होता है, और कई उनमें से बाद में चीफ भी बने हैं। सो ISI जो है, जिनका गांठ शांठ है लश्कर तैयबा या ऐसी और ऑर्गेनाइजेशन साथ में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इंडल्ज करते हैं, वो एक ही उसको माना जाना चाहिए। इस वक्त चीन के ऊपर हमको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि चीन कई चीज़ें अभी जो पहले नहीं कहता था, अब वो खुलेआम कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, या जो कुछ कार्रवाई उनकी हो रही है लद्दाख बॉर्डर के ऊपर, सियाचिन के आसपास के इलाके में, क्योंकि वो POK एरिया में भी आ चुके हैं। तो इन सबको देखते हुए हमको कोशिश, और कई बार इंट्रूजन भी हो चुका है जो आप लोग रिपोर्ट करते आए हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए हमको चीन के बारे में थोड़ा ज़्यादा इस वक्त फिक्र करना चाहिए, और वो तेज़ी से उसकी जो मिलिट्री पावर है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर वित्त मंत्री, एक सेकेंड, जब तक आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रिजॉल्व नहीं कर पाते, बॉर्डर को रिजॉल्व नहीं कर पाते चीन के साथ में, तब तक आपको ये खतरा बना रहेगा, क्योंकि वो कभी भी ये जो चीज़ें हैं लड़ाई में छिड़ सकती हैं। तो उस चीज़ को जब तक आप पॉलिटिकली नहीं रिजॉल्व करते, तो हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, हमको मुकाबला करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि अगर कल लड़ाई छिड़ जाए तो हम तैयार हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं, और ब्लडी नोज देंगे जो भी आएगा। सवाल ये है कि एक साल से दूसरे साल तक हम जीते रहेंगे, या क्या अब टाइम आ गया है कि हम 15-20 साल की दूरदर्शिता दिखाएं, सरकार एक दफा बैठ के कहे कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं, हमारी चुनौतियां क्या हैं, और उन चुनौतियों में से कौन सी चुनौती को पहले हम मिलें और दूसरी तीसरी, ये सब लिख के व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र या स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिव्यू, कुछ हर देश करता है। ऑस्ट्रेलिया ने किया है, चीन ने किया है, UK ने किया है। यही हमारा एक देश है जिसने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं कहा। तो किस दिशा में जाएं, कौन सी सेना को ज्यादा मिलना चाहिए, किसको कम मिलना चाहिए, इसका निर्णय कौन लेगा? सिर्फ जो रक्षा मंत्रालय में ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो सब ले रहे हैं, क्योंकि नेताओं को तो टाइम नहीं है, ना उनको इंटरेस्ट है नेशनल सिक्योरिटी में। तो ये सब निर्णय जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं। नहीं, ये सच बात है, क्योंकि उनको टाइम नहीं है। वो समझते हैं कि इसमें वोट नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा में वोट मिलने का नहीं है, तो उनके पास टाइम नहीं। क्या एक एयर चीफ मार्शल कृष्ण स्वामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले INS विक्रमादित्य पर गए, उन्होंने इस क्षेत्र की बात की। क्या एक परिवर्तन आप देख रहे हैं यहां पर कि राष्ट्र सुरक्षा की तरफ ध्यान जा रहा है? क्योंकि आमतौर पर तीनों सेनाएं कहती हैं कि पिछले 10 वर्ष वर अ लॉस्ट डेकेड व्हेन इट कम्स टू मॉडर्नाइजेशन। जब आधुनिकीकरण की बात आती है तो ये 10 वर्ष जो बीते थे वो खो से गए थे। ये जो आप कहोगे कल पहले 10 साल हम कुछ किए ही नहीं, मैं सिर्फ एयरफोर्स के बारे में मैं कह सकता हूं। 10-15 साल में जितने इंट्रोड्यूस किए हैं, अपग्रेडेशन और इंडक्शन किए हैं, इट इज सब्सटैंटिव। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी इसरो में उन्हें लॉन्च किया है, उसके बाद पहले बार मैंने सुना है कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के कि हमारे ऐसे सैटेलाइट करना चाहिए सार्क के लिए। तो वी मस्ट व्हाट डिड ही से, वी मस्ट शेयर। नाउ इट इज अ विजन स्टेटमेंट to say somebody is talking about regional. So it is very inspiring कि हमारी लीडरशिप ऐसे आजकल ये सोच रहे हैं, ये बात कर रहे हैं।